एक अंधेरी और बरसाती रात में हमारा मुख्य किरदार शहर की सड़कों पर बेतहाशा भाग रहा है। तभी दो संदिग्ध दिखने वाले लोग उसे नजर से ओझल कर देते हैं और एक बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि वह कहाँ गया। लेकिन बूढ़ा आदमी चुप रहता है और उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता। इस पर वह बड़ा गुंडा भड़क उठता है और बूढ़े आदमी को पकड़कर पूछता है कि वह कहाँ छिपा है। उसका सब्र टूट जाता है और वह बेचारे को घूंसा मारने के लिए झुकता है, लेकिन वह फिर भी एक शब्द नहीं बोलता। तभी अचानक एक आवाज आती है जो उन्हें रुकने के लिए कहती है और हमारा लड़का गली में प्रकट हो जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि वही वो है जिसकी उन्हें तलाश है और उन्हें चेतावनी देता है कि बाकी लोगों को इसमें न घसीटें। गुंडा यह देखकर हैरान और गुस्से में आ जाता है कि हीरो ने वापस आकर उनसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे की। बिना कुछ कहे वह झपट्टा मारता है और हीरो के पेट में जोरदार घूंसा मारता है। इसके अलावा वह उससे हीरो बनने का नाटक बंद करने और जिन्फा समूह का बकाया चुकाने की मांग करता है। मौके पर हमारा लड़का और समय मांगता है और वादा करता है कि वह अगले महीने सारा पैसा चुका देगा। लेकिन वह आदमी इंतजार करने को तैयार नहीं है और धमकी देता है कि अगर उसने तुरंत पैसा नहीं चुकाया तो वह उसका घर तोड़ देगा। वह फिर भी बातचीत करने की कोशिश करता है और कुछ दिनों का समय मांगता है क्योंकि वह पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका साथी कहता है कि वह बातचीत करने की स्थिति में नहीं है और उसे जमीन पर पटक देता है। बुरी तरह पिटने के बावजूद हमारा हीरो सोचता है कि वह उन्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि एमे घर पर है। जोश से भरे हमारे हीरो ने तुरंत उठकर गुंडे के सिर पर बोतल फोड़ दी, लेकिन वार से उसे कोई खास चोट नहीं आई और वह तुरंत बेहोश होकर पानी के एक गड्ढे में गिर पड़ा। ठीक उसी समय एक काली लग्जरी कार सड़क पर अचानक रुकी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार का दरवाजा खुलता है और छाता लिए एक महत्वपूर्ण दिखने वाला आदमी बाहर निकलता है। लिन्युआन को यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह आदमी उसकी प्रेमिका ए में है। हमारा लड़का पूरी तरह से सदमे में है और हैरान है। वह पूछता है कि वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हालांकि वह उससे ठंडा व्यवहार करती है और कहती है कि उसका नया प्रेमी युवा मालिक का बेटा है। स्तब्ध होकर वह चिल्लाता है और पूछता है कि उनके बीच 10 साल से पनपे प्यार का क्या हुआ। अचानक एमे की मां आती है और अपनी बेटी की सफलता में बाधा डालने के लिए उसे बेशर्म कहती है। लिन्युआन को याद आता है कि उसने पिछले साल उसकी हृदय शल्य क्रिया के लिए ऋण लिया था, लेकिन वह महिला उसके चेहरे पर हंसती है और कहती है कि वेनवू द्वारा उसकी बेटी को दिया गया एक कंगन उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। एमे भी उसे ताना मारती है और कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वह उसने अपने दम पर किया था, इसलिए अब उसका कोई महत्व नहीं है। फिर हमारा नायक बताता है कि कैसे उसने कॉलेज के दिनों से ही उसका सहारा दिया और उसके लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया। उसकी मां को यह सच सुनना अच्छा नहीं लगता और गुस्से में आकर वह उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जैसे ही यह अपमान सामने आता है, अंधेरे शहर के आसमान में बिजली कड़कती है। सन वेनवू पास आती है और लिन्युआन से पैसे चुकाकर हमेशा के लिए गायब हो जाने को कहती है। लेकिन हमारा नायक चुप रहता है, अपने साथ हुए धोखे को समझने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसके 10 साल का प्यार और उसने जो कुछ भी किया उन दोनों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी बीच वेनवू उन दोनों को कार में बैठने के लिए कहता है और एमे तुरंत मान जाती है। इसके अलावा उसकी मां कहती है कि उसे देखना भी अशुभ है और फिर वे उसे गुंडों के साथ वहीं छोड़ देते हैं। फिर वह बड़ा आदमी सन से पूछता है कि उन्हें हमारे लड़के का क्या करना चाहिए। वह उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहता है और उसका साथी एक दुष्ट मुस्कान बिखेरता है। कुछ ही क्षण बाद अंधेरी बारिश से भरी गली में दर्द भरी चीख गूंज उठती है। साथी चेतावनी देता है कि यह तो बस शुरुआत थी और अगले महीने हालात और भी बदतर होंगे। अंत में वे हमारे नायक को बुरी तरह पिटा हुआ और जमीन पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वही बूढ़ा आदमी फिर आता है, लेकिन लिन्युआन उसे बीच में न पड़ने के लिए कहता है। हालांकि बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उम्मीद मत छोड़ो क्योंकि अब पासा पलटने का तुम्हारा समय आ गया है। हमारे लड़के को यकीन नहीं हो रहा। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई है और वह कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन जब वह कुछ निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे कुछ अजीब दिखता है। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके खाते में 10 लाख युआन जमा हो गए हैं। सदमे में आकर वह सोचने लगता है कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा और मन ही मन 10 मिलियन युआन के बारे में बड़बड़ाने लगता है। हालांकि उसे लगता है कि यह महज एक संयोग है, फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे अमीर बनने की उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। और तभी अचानक उसके खाते में 10 मिलियन युआन की एक और सूचना आ जाती है और फिर वह उठ खड़ा होता है, इस बात का जश्न मनाते हुए कि आखिरकार वापसी का दिन आ ही गया है। हालांकि वह अपने घायल पैर के बारे में भूल जाता है और बूढ़ा आदमी उसे अस्पताल ले जाने में मदद करता है। अस्पताल की लॉबी में एक आदमी उसके साथ चल रहे बूढ़े आदमी की बदबू की शिकायत करता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि चिकित्सा खर्च 50,000 है और एक कमरे का किराया 10,000 है।
हमारा लड़का यह कीमत सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि वह रात भर नहीं रुकेगा। तब महिला नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह बड़ा बनने का दिखावा कर रहा है। लेकिन हमारा नायक बस आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरता है। फिर वह कहता है कि उसे प्रीमियम वीआईपी स्वीट चाहिए और भागने के लिए उसे अपना ब्लैक कार्ड थमा देता है। उस पर शक करते हुए वह उसे धमकी देती है और कहती है कि उससे पंगा मत लेना। वह कार्ड स्वाइप करती है, लेन देन स्वीकृत हो जाता है और वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसका रवैया तुरंत बदल जाता है और मुस्कुराते हुए वह कहती है कि वह श्रीलिन के अनुरोध का तुरंत ध्यान रखेगी। वीआईपी कमरे में हमारे नायक को दो खूबसूरत नर्सों से एक संदेश मिलता है। इसके अलावा उन्हें लजीज भोजन और उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक सप्लीमेंट्स का भी लाभ मिलता है। इस सावधानीपूर्वक देखभाल के चलते उनका पैर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उनकी सेहत में सुधार होता है। फिर एक नर्स उन्हें सूचित करती है कि वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। अस्पताल से निकलते समय वह बिल्कुल नए इंसान की तरह लग रहा था और उसने मदद करने वाले बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। हालांकि उसे विश्वासघात याद था और उसने कसम खाई कि वह अपना खोया हुआ सब कुछ वापस ले लेगा। बाहर आकर उसने बूढ़े आदमी को मदद के लिए धन्यवाद के रूप में अपना कार्ड देने की कोशिश की। हमारा लड़का जिद करता है कि वह आदमी उसका उपकारक था और उसके लिए सौभाग्य लेकर आया था। अचानक एक स्ट्रीमर आता है और कहता है कि कुछ हुआ है और वह मदद करने जा रहा है। वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है और उसके चैट में मौजूद लोग उसे नेक काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन स्ट्रीमर डर जाता है और अपने लाइव दर्शकों को बताता है कि यह एक घोटाला हो सकता है। हालांकि लिन युआन बिना सोचे समझे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। फिर वह उस आदमी को अपनी पीठ पर उठाकर बिना किसी हिचकिचाहट के अस्पताल ले जाता है। जिस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद की थी वह मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि उसने हमारे नायक को गलत नहीं समझा था, और इसलिए हमारा नायक उस आदमी को लेकर सीधे आपातकालीन कक्ष में जाता है। वह डॉक्टर से उस आदमी की हालत के बारे में पूछता है और जवाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन हमारे बेटे ने बिना झिझक के कहा कि वह उस जान को बचाने के लिए सारा खर्च उठाएगा। डॉक्टर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अब आगे का सारा इंतजाम वे कर लेंगे। मरीज को ले जाते हुए डॉक्टर मन ही मन सोचता है कि पैसा होने से लोग वाकई साहसी बन जाते हैं। अस्पताल में सब कुछ सुलझ जाने के बाद हमारा नायक आखिरकार अपनी जिंदगी की देखभाल के लिए जा सकता है। फिर वह मुस्कुराता है, यह सोचकर कि पैसे की कमी ना होना कितना अद्भुत एहसास है। आखिरकार अब वह कोई बेचारा नहीं है जिसे कर्ज के लिए पूरे शहर में दौड़ाया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही वह अपनी इमारत के पास पहुंचता है, मकान मालकिन उसे ऊपर जाकर किराया चुकाने के लिए चिल्लाती है। फिर वह खिड़की से एक वस्तु बाहर फेंकती है जो हमारे नायक के ठीक सामने टूटकर बिखर जाती है। यह एक तस्वीर का फ्रेम था जिसमें सारी परेशानियां शुरू होने से पहले उसके खुशहाल परिवार की तस्वीर लगी थी। फिर हमारा बेटा सावधानी से जमीन से टूटा हुआ फ्रेम उठाता है। वह गंभीर और दृढ़ भाव से तस्वीर को देखता है। एक दोस्त उसे ढूंढ लेता है और उसे आगाह करता है कि मकान मालकिन कई दिनों से उसका पीछा कर रही है और उसे सावधान रहना चाहिए। हालांकि लिन युआन की शांति देखकर दोस्त हैरान रह जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट में दाखिल होता है, महिला गुस्से से उसका स्वागत करती है और उस पर कुछ फेंक देती है। मकान मालकिन चिल्लाती है कि अगर उसने 3 महीने का किराया नहीं दिया तो वह घर खाली नहीं करेगा। वह यह भी शिकायत करती है कि उसकी किस्मत कितनी खराब थी कि उसे उसके जैसा निकम्मा आदमी मिल गया। तस्वीर देखकर हमारा लड़का सोचता है कि उसने अपने माता पिता को आधी जिंदगी तक कितना कष्ट दिया। फिर वह तस्वीर को अपनी जेब में रख लेता है। शोर शराबे के बीच एक पड़ोसी अपना दरवाजा खोलकर पूछता है कि क्या हो रहा है। एक महिला फुसफुसाती है कि उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया है और वह बिल्कुल निकम्मा है। एक और महिला बीच में बोलती है और कहती है कि वह गरीबी से बुरी तरह ग्रस्त है और उसे छोड़ देना ही उचित था। मकान मालकिन गुस्से से भड़क उठती है क्योंकि वह उसकी बात अनसुनी कर रहा है और जवाब नहीं दे रहा है। वह आगे कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। फिर वह पैसे मांगती है ताकि वह अपने दोस्तों के साथ महजोंग खेल सके। लेकिन हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या यही एकमात्र समस्या है। महिला उलझन में पड़ जाती है और उसका सवाल दोहराती है क्योंकि उसे हीरो का शांत व्यवहार समझ नहीं आता। बिना कुछ कहे उसने सीधे उसके खाते में 6000 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसे यकीन नहीं हुआ और वह सोचने लगी कि उस निकम्मे के हाथ पैसे लगे कहां से। और तो और उसने देखा कि वह उसे नीची नजरों से देखते हुए उदासीन रवैया अपना रहा है। वह उसे अपने फोन की स्क्रीन दिखाता है और वह देखती है कि उसके खाते में लगभग $11 मिलियन हैं। महिला यह देखकर दंग रह जाती है कि पूरी इमारत की कीमत भी उस रकम के एक अंश के बराबर नहीं है। फिर हमारा नायक व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि क्या उसने इतना देख लिया है कि उसे यकीन हो रहा है।
फिर वह कहता है कि चूंकि उसे किराया वसूलना बहुत पसंद है, इसलिए उसके पास एक उपाय है। वह घोषणा करता है कि वह पूरी इमारत खरीद लेगा ताकि वह हमेशा के लिए किराया वसूलती रहे। लेकिन चुगली करने वाले पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हमारे लड़के के माता पिता का अपमान करने लगते हैं। मकान मालकिन सौदा रद्द होने के डर से कहती है कि इमारत की कीमत 4.5 मिलियन है, लेकिन हमारा नायक अपना कार्ड देता है और कहता है कि उसमें उसके लिए 10 मिलियन है। महिला अत्यंत प्रसन्न होकर कार्ड ले लेती है और वादा करती है कि वह उसके लिए सब कुछ बखूबी संभाल लेगी। इसके बाद वह पड़ोसियों की ओर मुड़ता है और उन्हें 3 दिन के भीतर जगह खाली करने का आदेश देता है। हालांकि वे शिकायत करते हैं कि उनके किराए के समझौते अभी समाप्त नहीं हुए हैं। तब मकान मालकिन चिल्लाती है कि अब यह इमारत श्रीलिन की है और उनका कहाँ ही कानून है। अंत में वह आखिरी चेतावनी देता है और महिला उसे कृतघ्न न होने के लिए कहती है। रात में हम जियांग शहर में एक आलीशान होटल देखते हैं। होटल के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, हाई सिटी से राष्ट्रपति ली का स्वागत है। हमारा नायक होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है, जहां उससे पूछा जाता है कि क्या उसने आरक्षण कराया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट द्वारा दिए गए नामों को देखकर वह भ्रमित हो जाता है और कहता है कि वह उनमें से कोई नहीं है। अचानक एक आवाज उसे निकम्मा कहती है और पूछती है कि वह 5 सितारा होटल में क्या कर रहा है। उसके लिए बदकिस्मती की बात यह थी कि सुमेई और सन वेणवु वहीं लॉबी में मौजूद थीं। उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसे होश में आने को कहा क्योंकि अब उनके दोबारा साथ आने का कोई चांस नहीं था। लेकिन हमारा हीरो बस हंस पड़ा और बोला कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वह उस पर भीख मांगने के लिए उसका पीछा करने का आरोप लगाती है और वेणवु सुझाव देता है कि उसे घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाना चाहिए। गुस्से में हमारा लड़का मुट्ठी भींचता है और कहता है कि वे हद पार कर रहे हैं। बात और बिगड़ जाती है जब गुंडे आ जाते हैं और उनमें से बड़ा वाला पूछता है कि क्या उसके पास अभी तक पैसे हैं। सुमई उसे चेतावनी देती है कि वह कोई गड़बड़ न करे क्योंकि सुन वेणवु एक वीआईपी का इंतजार कर रही है। लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उसका भाषण यहीं खत्म होता है क्योंकि वह उसे सुनने नहीं आया है। सुमई उसे बदतमीज कहती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उन सबको रास्ते से हटने को कहता है। तभी उसका गुंडा बीच में आ जाता है, उसे गाली देता है और फिर से पीटने की धमकी देता है। लेकिन इससे पहले कि वह मुक्का मार पाता, कोई उन्हें रोक देता है। आवाज राष्ट्रपति ली की है, जो अपने अंगरक्षकों के साथ पहुंचे हैं और उनके अंगरक्षक ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे ली त्यान्यांग हैं, जिनफा समूह के सबसे बड़े साझेदार, और वह वीआईपी जिनका सभी को इंतजार था। वेणवु के पिता ने इस घटना के लिए माफी मांगी और राष्ट्रपति को होटल के अंदर ले जाने की कोशिश की। वह आगे कहता है कि हमारा हीरो एक निकम्मा है और उसे बाहर निकलवाने की पेशकश करता है। तभी एक सुरक्षा गार्ड हमारे लड़के को जबरदस्ती पकड़कर बाहर फेंकने लगता है, लेकिन अचानक राष्ट्रपति अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हैं, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर वह धमकी देता है कि अगर उन्होंने मिजरलिन पर हाथ भी लगाया तो वह जिन्फा ग्रुप को दिवालिया कर देगा। रिसेप्शनिस्ट हैरान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह लड़का प्रेसिडेंट ली को कैसे जानता है। वेणवु के पिता को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए प्रेसिडेंट लॉबी में उनके बगल से सीधे निकल जाते हैं। ली त्यान्यांग हमारे नायक के पास जाकर कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया है, जिससे वह युवक असमंजस में पड़ जाता है। वह अपना परिचय देता है और उसे ली परिवार का उपकारक बताता है, जो उसे समझ में नहीं आता। फिर वह बताता है कि उसके पिता बेहोश हो गए थे और हमारे नायक ने ही उन्हें बचाया और अस्पताल का खर्च उठाया। वेणवु के पिता बीच में दखल देते हुए कहते हैं कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। वे यह साबित करने के लिए कर्ज की रसीद भी दिखाते हैं कि हमारा नायक सिर्फ एक गरीब और मामूली आदमी है। हालांकि ली त्यान्यांग को यकीन नहीं होता और वह भी अपना फोन निकालकर कुछ दिखाते हैं। फिर वह अस्पताल के सुरक्षा कैमरे की फुटेज दिखाता है, जिससे सब कुछ साबित हो जाता है। सुन वेणवु और सुमेई यह देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उसके पास इतना पैसा था। धन्यवाद के रूप में ली त्यान्यांग हमारे लड़के को एक ग्लोबल डायमंड कार्ड भेंट करता है। इसके अलावा उनके सभी अंगरक्षक गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में झुकते हैं। वेणवु के पिता और सुमेई हीरे का वीआईपी कार्ड देखकर दंग रह जाते हैं। भीड़ में से कोई फुसफुसाता है कि पूरी दुनिया में केवल 3 लोगों के पास ही यह विशेष कार्ड है, लेकिन हमारा नायक उपहार लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह अपना हिसाब खुद चुकाएगा। ली त्यान्यांग जोर देता है और इसे उनके बीच दोस्ती के प्रतीक के रूप में उपहार के तौर पर पेश करता है। उस पर और दबाव डालने के लिए सभी अंगरक्षक घुटने टेक कर उससे उपहार स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। असहजता से हमारा नायक असभ्य न दिखने के लिए फिलहाल उपहार स्वीकार कर लेता है। ईर्ष्या से भरी सुमेई और वेणवु सोचती हैं कि इस हारे हुए व्यक्ति की किस्मत कितनी अद्भुत है। ली त्यान्यांग
फिर वेणुवु को आदेश देता है कि वह अपना राष्ट्रपति पद का सूट श्री लिन को सौंप दे। वेणुवु को यह सोचकर गुस्सा आता है कि उसे हमारे लड़के की सेवा करनी पड़ेगी। वह कहती है कि हमारा हीरो निकम्मा है और इस मुकदमे का हकदार नहीं है। ली त्यान्यांग को गुस्सा आता है और वह इसी वजह से अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रद्द कर देता है। वेणुवु के पिता घबरा जाते हैं क्योंकि उनका 70% कारोबार ली परिवार पर निर्भर करता है। इसी वजह से उनका रवैया बदल जाता है और वे परियोजना के बारे में सोचते हुए हमारे नायक को अंदर बुला लेते हैं। तभी वेणुवु के पिता उन दोनों की ओर मुड़ते हैं और राष्ट्रपति ली का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे क्षमा मांगते हुए सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि लिन युआन की महानता को न पहचान पाना उनकी गलती थी। सुमेई को यह बात समझ नहीं आती और वह पूछती है कि वह उस घटिया इंसान के सामने क्यों झुक रहा है। वेणुवु का सब्र टूट जाता है और वह उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे चुप रहने को कहता है। जमीन पर गिरी सुमेई सदमे में पूछती है कि क्या उसने उसे हमारे हीरो की वजह से मारा है। वह जवाब देता है कि वह इससे भी बुरी सजा की हकदार थी और फिर उसे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहता है। इसके बाद वह उन दोनों से माफी मांगता है और अपनी गलती सुधारने का मौका मांगता है। हालांकि हमारा नायक कहता है कि उनकी लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होने वाली। वेणुवु मान जाता है और सुलह के तौर पर उन्हें अगले दिन नाश्ते पर आमंत्रित करता है। आखिरकार हमारा नायक और राष्ट्रपति लिफ्ट में सवार होकर उस अफरा तफरी को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन वेणुवु बेहद गुस्से में है और कसम खाता है कि वह लिन युआन से हिसाब बराबर